अशोक जी नमस्कार। जी नमस्कार। धन्यवाद दोबारा इंटरव्यू देने के लिए। आज हम जो बात कर रहे हैं, आपने देखा कि केपी ओली की जो पार्टी है उसकी सरकार गिर चुकी थी नेपाल के अंदर। तो अगर आप देखेंगे केपी ओली और जो दहल, ये दोनों हैं, दोनों नेपाल के लिए एक भविष्य में खतरा साबित होते जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, कोई भी किसी भी देश का नेता अपने देश के लिए खतरा नहीं होता है। ये विषय जरूर है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत जब प्रचंड और केपी ओली एक साथ आए तो इनको नेपाल की जनता ने 2/3 बहुमत से सरकार में स्थापित किया। अब जब ये सरकार में स्थापित हुए तो जनता की बहुत बड़ी आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, लेकिन एक साल बीतते न बीतते ये ध्यान में आया कि इस सरकार में भी भ्रष्टाचार चरम पर है। जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो जितना माने हम नेपाली में कहेंगे तो दुई हाथ ले लूटनो, यानी दोनों हाथ से लूटने का काम और जनता की उपेक्षा। और इसी में कोरोना महामारी का एक बहुत बड़ा प्रकोप सामने आया और इस प्रकोप में यह कम्युनिस्ट सरकार पूर्णतः विफल दिखाई दी। यहाँ तक कि प्रवासी नेपाली जो भारत में काम कर रहे थे और कोरोना काल में वो अपने देश वापस जाना चाहते थे, उस समय भारत सरकार ने उनको हर सुविधाएं प्रदान की, लेकिन नेपाल की सरकार ने बॉर्डर बंद कर दी। लेकिन जब वो लगा कि एमाले की स्थिति खराब होगी और प्रचंड को भी लगा कि उनकी स्थिति भी खराब होती जा रही है, तो चीन के इशारों पर दोनों के बीच में गठबंधन हुआ और ये चीन ने करवाया। इसको बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि यही सत्य है और ये नेपाल के हर एक नागरिक को पता है। जिस तरह से चीन की राजदूत यांची ने सारे नेताओं यानी कम्युनिस्ट, चाहे एमाले के हों चाहे माओवादी नेता हों, सारे नेताओं के दरवाजे पर गई और किसी तरह सरकार में एक सहमति बने, ये सरकार कायम रहे। और इसके लिए केवल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के दरवाजे पर नहीं गई, वो अन्य नेताओं के दरवाजे पर भी गई और इससे चीन की भूमिका भी उजागर हो गई। वहाँ के लोगों को ध्यान में आया कि नेपाल की आंतरिक राजनीति में बहुत तेजी से चीन का हस्तक्षेप बढ़ रहा है और स्वाभाविक है, चीन का हस्तक्षेप बढ़ना नेपाल के लिए शुभ संकेत नहीं है। चीन किसी का विश्वस्त मित्र हो ही नहीं सकता और यहीं से सत्ता हस्तांतरण के मामले में प्रचंड को लगा, पुष्पकमल दहाल प्रचंड को लगा, जो माओवादी नेता, उनको लगा कि भाई यही एक मौका है और इस मौके का लाभ उठाएं और ओली को हटाएं, मैं खुद प्रधानमंत्री बन जाऊं। और ओली को लगा कि भाई ये एक मेरे लिए मौका है कि मैं ऐसा कोई प्रयास करूं और ऐसा चाल चलूं कि प्रचंड की राजनीतिक जो कैरियर है वह समाप्त हो जाए और पूरी पार्टी मेरे कब्जे में आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्वाभाविक है, ये दोनों का जो मेल हुआ था वह एक दूसरे के स्वार्थ के लिए हुआ था और स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई तो दोनों बिखर गए। अब ये दोनों अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और ये भी एक दुर्भाग्य का विषय है कि दोनों सत्ता के साझेदार, सड़क पे आना चाहिए था विपक्ष को, लेकिन सड़क पे आ कौन रहा है? सत्ता पक्ष आ रहा है। तो शायद विश्व के इतिहास में ये पहला घटना होगा जो सत्ता में बैठे व्यक्ति सड़क पर आके और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी अशोक जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, जब भी हम नेपाल के बारे में सुनते हैं तो नेपाल हमेशा अपने आप को एक बिहार से कंपैरिजन करता है कि हम बिहार से इतने ज़्यादा आगे हो चुके हैं। अगर आप देखें कि अब बिहार भी एक टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अब नेपाल अपना कंपैरिजन किसके साथ करेगा? ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि नेपाल अपने आप को बिहार के साथ कंपेयर करता है। नेपाल एक सार्वभौमिक देश है और नेपाल, स्वाभाविक है, नेपाल के लोग विश्व के सभी देशों में हैं, इसलिए किस देश में क्या हो रहा है वो अच्छी तरह से समझते हैं।
और नेपाल को किस दिशा में जाना है ये भी वो समझते हैं। बस कमी यही है कि वहाँ के जो सही नेतृत्व है वह नेपाल को सही दिशा में ले जाए तो नेपाल को अपने आप को बिहार से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके मन में जो प्रश्न उठा है इसलिए उठा होगा कि बिहार और नेपाल का बॉर्डर एक है और रोटी बेटी का संबंध है और वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में मैथिली लोग रहते हैं, बिहार में भी बड़ी संख्या में मैथिली लोग रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि भाई बिहार इतना पिछड़ा था और बहुत आगे बढ़ गया और बिहार की जो प्रगति है वह नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण बहुत आगे बढ़ा है। जो एक बिहार में जंगल राज था वो खत्म हुआ है। तो स्वाभाविक अगर कोई इस तरह से सोचता भी है तो बुरा नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि नेपाल को नेपाल के दृष्टि से, नेपाल के चश्मे से सोचना पड़ेगा और वहाँ के संसाधन और वहाँ के सामर्थ्य के अनुसार नेपाल में प्रगति और विकास के बहुत बड़े साधन हैं, तंत्र हैं, क्षमताएं हैं, कैपेसिटी है उसकी, वहाँ के लोगों की कैपेसिटी है, बस उसको उजागर करने की ज़रूरत है। तो क्या बिहार, मैं तो कहूँगा कि वो भारत के कंपैरिजन में भी आ जाएंगे। जी देखिए, जो नेपाल के अंदर कांग्रेस पार्टी है जो बहादुर के द्वारा लीड की जा रही है, अगर उसमें आप देखें तो उनके ऊपर भी बहुत सारे करप्शन के चार्जेस हैं। इसकी कोई आप छोटी सी मुझे हिस्ट्री बता सकते हैं जो इंडिया के साथ कनेक्टेड है, नेपाल की कांग्रेस पार्टी के साथ? तो इसलिए स्वाभाविक है, जब भारत में एक स्वतंत्रता का आंदोलन कांग्रेस लीड कर रही थी तो नेपाल में भी एक स्वतंत्रता का स्वर तो उठा ही था, राजतंत्र से मुक्ति का 1950 से पहले। और उस समय वहाँ कांग्रेस पार्टी बनी, तो कांग्रेस पार्टी भी बनी और कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी। वे भारत में स्वतंत्रता से पहले ही कम्युनिस्ट पार्टी थी। 1925 से यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हो गई थी और रूस के माध्यम से हो गई थी, चीन के माध्यम से हो गई थी। तो स्वाभाविक अगर ऐसा कोई कहता है तो गलत भी नहीं है, लेकिन ये सत्य भी मानना ठीक नहीं होगा। जी देखिए, नेपाल के अंदर एक मधेसी पार्टी है जिसकी तकरीबन 35 सीटें अभी नेपाल की जो करंट विधानसभा है उसके अंदर है। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह की पार्टी है उसको भारत को सपोर्ट करना चाहिए? ऐसा है कि जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो मैं तो भारत के जो भी सरकार हैं, ये जो भी नेतृत्व वृंद हैं, जो भी दल हैं, उनको तो मेरा यही सुझाव है कि आप किसी क्षेत्रीय दृष्टि से नेपाल को मत देखिए और देखते भी नहीं। मुझे नहीं लगता है कि भारत की कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या वीपी सिंह की सरकार रही हो, वो किसी वर्ग विशेष को लेके नेपाल के बारे में सोचते होंगे। नेपाल को नेपाल की दृष्टि से सोचना, हमारे लिए नेपाल का प्रत्येक नागरिक जो है, चाहे वो कोई भी भाषा भाषी हो, वो नेपाल का नागरिक है, वो विशुद्ध नेपाली है। नेपाली का अर्थ जिसकी मातृभाषा नेपाली है ऐसा नहीं है। नेपाली का अर्थ मातृभाषा भी है और राष्ट्रीयता भी है। तो नेपाल की भूमि में जो भी रह रहे हैं, वो जितने भी दल हैं या जितने राष्ट्रीय दल हैं, उसको समग्रता के हिसाब से भारत को सोचना चाहिए और भारत को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम इस दल को मदद करें या उस दल को मदद करें। ये ठीक नहीं रहेगा। देखिए, चाइना ने नेपाल के बॉर्डर के कुछ गांव में कब्जा किया है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए नेपाल क्या कर सकता है? ऐसा आपने तो एक ऐसा प्रश्न उठा दिया जो नेपाल में जो भी अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त भी नेता कहेगा, उसको भी चीन के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। और भारत के बारे में तो वो बिना सोचे भी बोल सकता है, भारत का विरोध कर सकता है जी। लेकिन चीन के बारे में उसको 1000 बार सोचना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि चीन का जो राष्ट्रीय सिंबल है वो क्या है? ड्रैगन है। और ड्रैगन माने फुफकार मारता है। ड्रैगन के मुंह से क्या निकलता है? आग निकलता है। और आग जिसके शरीर पर पड़ा या जिस वस्तु पर पड़ा वो क्या होगा? वो जल जाएगा। इसलिए चीन ने अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं, सारे पड़ोसी देशों से उसकी समस्या है और अनेक पड़ोसी देशों की जमीन को हड़पा है। इसलिए चीन ने नेपाल की जमीन को भी हड़पा है। और नेपाल की जमीन को हड़पते समय
जब ये प्रश्न उठा कि भाई नेपाल की जमीन को चीन ने बड़े पैमाने पर हड़प रहा है, उस पर कब्जा कर रहा है, और यहाँ तक कि नेपाल की जो राजस्व मंत्रालय है, भू सुधार मंत्रालय है, उसने अपने रिपोर्ट में बताई कि उत्तरी नेपाल के 6 जिलों में 64 हेक्टेयर भूमि पर चीन ने अभी अभी कब्जा किया है। उससे पहले की बात तो छोड़ दीजिए। उस समय सारे वहां के अखबारों में खबर आई, यहां तक कि नेपाल का प्रमुख अखबार कांतिपुर ने प्रथम पेज पर छापा। लेकिन पत्र पत्रिकाओं पर दूसरे तीसरे दिन से इतने जबरदस्त दबाव पड़े और राजस्व विभाग पर दबाव पड़े कि राजस्व विभाग ने अपने ही स्टेटमेंट को वापस ले लिया। और जब तथ्य उजागर किए तो दुर्भाग्य से ये तो ध्यान में आ गया, सबको पता चला कि हाँ, चीन ने कई पिलर उखाड़ दिए हैं और चीन के ने नेपाल के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन फिर भी नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसा है, चीन और नेपाल का जो संधि है, जो मामला है, हम आपस में सलट लेंगे और चीन ने हमारे ज़मीन को कोई कब्जा नहीं किया है। तो इसलिए चीन के बारे में आज नहीं कल नेपाल में लोगों की जागृति बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है और लोग चीन के खिलाफ में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वहाँ आंदोलन भी कर रहे हैं। ये एक हिसाब से शुभ संकेत माना जाएगा कि कम से कम नेपाल किसी भी विदेशी शक्ति का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी विदेशी शक्ति का अड्डा नहीं बनना चाहिए। अगर अड्डा बना तो निश्चित ही वह नेपाल का ही अहित होगा, नेपाल की ही बहुत बड़ी क्षति होगी। भविष्य में नेपाल अस्तित्व में रहेगा कि नहीं रहेगा, या अफगानिस्तान की तरह स्थिति उसकी बन जाएगी, ये कहना मुश्किल होगा। अशोक जी, आपको क्या लगता है कि जो वैक्सीन डिप्लोमेसी इंडिया के द्वारा अपनाई गई है, आपने देखा कि पड़ोसी देशों को वैक्सीन दी गई, आपको क्या लगता है कि ये थोड़ा इफेक्टफुल साबित होगी? नेपाल को भारत ने 10 लाख कोरोना डोज दिए, श्रीलंका को दिए, बांग्लादेश को दिए, उपहार स्वरूप दिए, मॉरिशस को दिए और बहुत सारे देशों को दिया है, आगे भी देंगे। इसलिए भारत इस कोरोना वैक्सीन से, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इससे राजनीतिक कोई एंगल सोच रहे होंगे। उन्होंने साफ कहा है कि भाई मानव की रक्षा और मानव के कल्याण के लिए नहीं, राजनीतिक एंगल नहीं, इसमें क्या नेपाल के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, उनका क्या ओपिनियन रहेगा? मेरा कहने का मतलब ऐसा है, देखिए, सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ देता है। हम जानते हैं कि भारत के तुलना में चीन बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है और चीन ने विश्व को कोरोना वायरस दिया, विश्व के आर्थिक शक्ति को ध्वस्त करके स्वयं को विश्व में एक आर्थिक शक्ति बनने का प्रयास किया। ऐसे स्थिति में भारत ने क्या किया? विश्व को कोरोना से लड़ने के लिए औषधियां दी। और जो चीन चाह रहा था कि विश्व में एक आर्थिक तबाही मच जाए और फिर उसके सिवाय दूसरा कोई आर्थिक शक्ति न बने और फिर वो विश्व शक्ति के रूप में उभरे, लेकिन भारत की मानवीय जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण ने विश्व को बचाया। आपको मालूम है, ट्रंप ने जब मोदी जी से औषधि मांगी थी कोरोना का और मोदी जी ने कहा था कि थोड़ा समय लगेगा विचार करने में, तो उन्होंने धमका दिया था, भाई नहीं दोगे तो मैं, यानी आप सोचिए कि उस समय पूरे विश्व को किस तरह से हाइड्रोक्लोरोक्विन की जरूरत थी और वो भारत ने दिया। इसलिए मैं तो कहूँगा कि नेपाल का हर एक व्यक्ति खुश है, और खुशी नहीं, उसको इतना ध्यान में आ रहा है कि भाई हमारा सच्चा मित्र और सोचने वाला अगर कोई देश है तो वह भारत है और भारत के नागरिक हैं। और देखिए, चीन ने भी दिया, लेकिन कितना? 5 लाख। भारत की तुलना में चीन ने कितना दिया? 5 लाख। और बिना मांगे भारत ने कितना दिया? 10 लाख। ये तो छोड़िए, हर वर्ष भारत सरकार अपने बजट में नेपाल के लिए विशेष प्रावधान करती है। जैसे भारत के राज्यों को लिए भारतीय बजट में प्रावधान होता है, ऐसे ही नेपाल के लिए हर वर्ष बजट में प्रावधान होता है।
और इस बार लगभग 15 से 16% बजट भारत सरकार ने बढ़ाई है, जबकि हमें सबको पता है कि आर्थिक मंदी के दौर से पूरा विश्व जूझ रहा है, भारत जूझ रहा है। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। ऐसे स्थिति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में नेपाल के लिए 9,92,00,000 जो है 92 करोड़ रुपया का प्रावधान इस बजट में रखा है। और इस बजट का नेपाल के लोग और नेपाल के सत्ता के लोग, नेता, सबने स्वागत किया है। कोरोना वैक्सीन का सबने स्वागत किया है। इसलिए स्वाभाविक है मित्र, मैंने पहले ही कहा, सच्चा मित्र वही होता है जो दुख में निस्वार्थ भाव से साथ में खड़ा हो। और भारत निस्वार्थ भाव के साथ खड़ा है और नेपाल भी भारत के साथ निस्वार्थ भाव से खड़ा होगा, खड़ा है। और वहाँ की जो भी राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं वो हमेशा खड़ा रहेंगी। धन्यवाद अशोक जी।